आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सेम क्वेश्चन का आंसर आपने भी लिखा और आपके दोस्त ने भी लिखा, लेकिन आपसे ज्यादा मार्क्स आपके दोस्त को मिल गए? ठीक है, तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर सर मैंने बताया था उसको और सर ने उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए, मुझे कम। चीज अच्छे से दिमाग में बिठा लो, आपकी कॉपी चेक करते टाइम आपके चेकर को जितने कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, उतने ही मार्क्स स्कोर करने के चांसेस आपके। ये डेमोग्राफिक ना वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस साल के सैंपल पेपर में भी है, लास्ट ईयर भी था, है ना? सैंपल पेपर नहीं, लास्ट ईयर मेन पेपर में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ बीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी आंसर राइटिंग सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और इस आंसर राइटिंग सीरीज में मैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमी के हर चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने वाला हूं और 4 से 5 जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर पूछे हुए होंगे, मतलब सीबीएसई ने पिछले सालों में उन क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वो हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है या फिर ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप इजीली आंसर कर ही लोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आएगी? जहां पे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया या फिर ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। तो बेटा उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए चैप्टर वाइज सिलेक्ट कर रहा हूं और उन आंसर्स को, उन क्वेश्चन के आंसर्स को मैं खुद लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है? कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखता या इस क्वेश्चन को मैं डील करता तो मैं किस तरीके से करता। सेकेंड चीज बेटा, इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो ये आती है कि सर सब कुछ समझ में आता है ना, सारे टॉपिक समझ में आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो ये नहीं समझ में आता कि कैसे आंसर लिखना है, ठीक है? तो बेटा स्टूडेंट्स को, बच्चों को जितनी प्रॉब्लम आती है, मैंने उन सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके कैटेगराइज कर दिया है, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है आपके लिए। और इस पूरी आंसर राइटिंग सीरीज में मैं आपके लिए उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया हूं, ठीक है? तो बेटा अब देखते हैं कि बच्चों को आंसर राइटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? बेटा मैंने 3 प्रॉब्लम्स में कैटेगराइज किया है बच्चों की प्रॉब्लम्स को, ठीक है? पहला जो प्रॉब्लम है वो है कंटेंट प्रॉब्लम। कंटेंट प्रॉब्लम का मतलब ये कि बच्चों के सामने एक क्वेश्चन आया, है ना, आपके सामने एक क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ब्लैंक हो गए, मतलब क्लूलेस हो गए कि आपको कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेटा ये है आपकी कंटेंट प्रॉब्लम। तो कंटेंट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो बेटा इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अच्छे से पढ़ाई करो, हर टॉपिक को डिटेल में इन डेप्थ पढ़ो, ठीक है? कहाँ से पढ़ें सर? तो बेटा हर चैप्टर को मैंने एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया है मेरे इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स में, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो है कि आप एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ो। सेकंड प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। बेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम का मतलब क्या? कि आपके सामने ही क्वेश्चन आया, ठीक है? आपके सामने एक क्वेश्चन आया और आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, आपके पास कंटेंट भी है, लेकिन इस आंसर को कैसे लिखें ये आपको समझ नहीं आता। मतलब कि इस आंसर को कैसे स्टार्ट करूं, कैसे खत्म करूं, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, ठीक है? तो बेटा इस प्रॉब्लम को कहते हैं स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, ठीक है? अब इस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या सॉल्यूशन देखने वाले हैं? तो बेटा एक आंसर को, है ना, एक आंसर को पैटर्न में या ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने का क्या पैटर्न होता है, क्या फॉर्मेट होता है? तो बेटा सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि कैसे आंसर को स्टार्ट करना है। सेकंड है कंटेंट और थर्ड है कंक्लूजन। बेटा ये जो कंक्लूजन है ये ऑप्शनल है, ये किसी क्वेश्चन में लिखना है, किसमें नहीं लिखना है। बेटा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किन क्वेश्चंस में कंक्लूजन लिखने की जरूरत है और किन क्वेश्चंस में नहीं है, ठीक है? तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, मैं आपको इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन, ये आंसर राइटिंग के फॉर्मेट से मैं आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम। बेटा प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम का मतलब ये कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सेम क्वेश्चन का आंसर आपने भी लिखा और आपके दोस्त ने भी लिखा, लेकिन
आपसे ज्यादा मार्क्स आपके दोस्त को मिल गए, ठीक है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर सर मैंने बताया था उसको, और सर ने उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए, मुझे कम मार्क्स दिए। तो बेटा ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी शक्ल पसंद नहीं है टीचर को, ठीक है। ऐसा इसलिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको आपके आंसर को प्रेजेंट करना नहीं आता, ठीक है। आपके दोस्त लोग उस आपके आंसर को प्रेजेंट करने में, उनके आंसर्स को प्रेजेंट करने में आपसे ज्यादा अच्छे हैं। कंटेंट सेम होता है, इसके बावजूद आपको कम मार्क्स मिलते हैं और आपके दोस्त को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो बेटा इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम। अब इस प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो बेटा इस प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करा जाए, कैसे क्लाउड प्रेजेंटेशन को इंक्लूड किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, और क्या क्या कीवर्ड्स हैं, कैसे कीवर्ड्स को हाईलाइट किया जाता है। बेटा एक चीज अच्छे से दिमाग में बिठा लो, आपकी कॉपी चेक करते टाइम आपके चेकर को जितने कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, उतने ही मार्क्स स्कोर करने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर आपके चेकर को कम एफर्ट्स लगाने पड़े तो आपके मार्क्स स्कोर करने के चांसेस हाई हो जाएंगे, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना बेटा, कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ये वीडियो देख के आप पूरा आंसर राइटिंग में मास्टर हो जाओगे, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि बेटा आंसर राइटिंग एक आर्ट है ना, एक कला है जो आपको ओवर द टाइम सीखनी पड़ेगी, है ना, खुद मेहनत करना पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है, कि आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां खत्म करना है, ठीक है। बेस्ट वे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना है बेटा, ठीक है। क्योंकि आपको आंसर लिखना पड़ेंगे, अपनी कॉपी में बहुत सारे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके आप थोड़े बहुत टाइम में, 2-3 महीनों में बहुत अच्छे हो जाओगे आंसर्स लिखने में, ठीक है। और यकीन मानो, अगर आप जो मैंने बताया उस तरीके से और आपने कंटिन्यूएशन में कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर ली, तो बेटा आप अपने स्कूल या डिस्ट्रिक्ट के नहीं, आप पूरे इंडिया के बेस्ट आंसर्स लिखने वाले हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप बिलीव करो इस चीज पे। अब इस सारी चीजों के साथ अपन अपनी आंसर राइटिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया एंड व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज। बेटा सबसे पहले, है ना, बहुत ध्यान से सुनना जो चीज मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एक क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि आप कैसे आंसर लिखना है। पहली चीज, आप कीवर्ड्स को फिगर आउट करो क्वेश्चन में। पहला जो कीवर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है फोकस, और सेकंड है इम्पैक्ट, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ने परस्यू करी उनका फोकस के बारे में बात करनी है और उनके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो बेटा हर क्वेश्चन को डील करने के दो तरीके, पहला एक बेसिक लेवल, ठीक है, सेकंड होता है एडवांस लेवल। तो बेटा बेसिक लेवल क्या, कि आपके सामने क्वेश्चन आया, सीबीएसई ने पूछा कि व्हाट वर द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द ब्रिटिशर्स, तो आपने ऐसे हाथ बांधे और बोला फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। फिर सीबीएसई ने आपको आवाज लगाई, अरे इम्पैक्ट, ठीक है, तो आपने बोला इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसीज आर टू मेक इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड टू डेवलप इंडिया इनटू अ मार्केट ऑफ ब्रिटेन मेड फिनिश गुड, ठीक है। बेटा ये आंसर्स पढ़ने के बाद, इस तरीके के आंसर्स पढ़ने के बाद एक टीचर को लगता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा तो स्टूडेंट ने आंसर फेंक के मारा और बोला कि गो रीड एंड गेट लॉस्ट, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आंसर नहीं लिखने हैं, एडवांस तरीके से आंसर लिखने हैं अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। टॉपर्स की तरह आंसर लिखने हैं तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है कि थोड़ी सी बटरिंग करनी है ना, थोड़े से अच्छे वर्ड्स को यूज करना है, थोड़ा सा पुराने टाइम से कनेक्ट करते हुए, है ना। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि कनेक्टेड फॉर्मेट में आपने अपने आंसर्स को लिख दिया,
कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसका आंसर भी लिख दिया और बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हुए और प्रेजेंट कर दिया आंसर। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता तो कैसे करता, देखो, ड्यूरिंग colonial period, Britishers introduced many economic policies, and the main focus behind these policies was to protect and promote their own economic interest। बेटा इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आंसर स्टार्ट करता। ठीक है, कि मैंने बता दिया कि कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जिनका मेन फोकस क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बेटा ये अलग कलर से मैंने इसलिए लिखा है कि ये चीज आपकी एग्जाम कॉपी में अलग से हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से जो मेन मेन कीवर्ड्स हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो या फिर उनको ब्लैक पेन से लिख सकते हो। ठीक है, ताकि जो चेकर है उसका सारा फोकस आपके कीवर्ड्स पे जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस आंसर को स्टार्ट करता। अब फोकस की बात हो गई, अब बात करते हैं इम्पैक्ट्स की। तो इम्पैक्ट्स बताते हैं, तो मैंने इम्पैक्ट्स को बेटा इस तरीके के प्रेजेंटेशन को क्लाउड प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, कि इम्पैक्ट लिख दिया, क्लाउड बना दिया और दो शॉर्ट में पॉइंट्स लिख दिए, क्या कि इम्पैक्ट क्या था उन इकोनॉमिक पॉलिसीज का, कि हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला, इंडिया बिकेम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इंडिया क्या बन गया, रॉ मटेरियल का सप्लायर देश बन के रह गया। सेकेंड इम्पैक्ट क्या आया, इंडिया बिकेम द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, कि इंडिया फिनिश गुड का इंपोर्टर कंट्री बन के रह गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे कि ड्यू टू दीज डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, ड्यू टू दीज डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसीज फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बेटा ये लाइन में सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, मैं आंसर राइटिंग जब करता तो मैं इनके नीचे जरूर आंसर अंडरलाइन करता। क्यों, क्योंकि ये मेरे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दीज डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसीज फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी गॉट चेंज्ड। हमारा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर था, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब पहले ब्रिटिशर्स से पहले हम लोग फिनिश गुड के एक्सपोर्टर होते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बाद, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद हमारा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया कि हम लोग रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन के रह गए और इंपोर्ट क्या करने लगे, फिनिश गुड को इंपोर्ट करने लगे। तो got changed. Earlier, India used to export finished good, but later it became only the exporter of raw materials to Britain. तो बेटा इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखता है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था और कोई इसमें एक भी मार्क नहीं काट सकता है आपका। बिलीव मी, अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, एक बार आप देख लो। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी टू शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि आपको 2 शॉर्टफॉल बताने हैं। ठीक है, अगेन क्वेश्चन में कीवर्ड जरूर ढूंढना कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो वो आपसे 2 शॉर्टफॉल मांग रहा है। शॉर्टफॉल का मतलब कमियां, कि ब्रिटिशर्स जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए उसमें क्या कमियां थी, 2 आपको बतानी है। ठीक है, तो बेटा अगेन वो गेट लॉस्ट वाला आंसर क्या, कि 2 शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर। ठीक है, पहला और दूसरा। तो बेटा इस तरीके से आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, देखो आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर्स परस्यूड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी परस्यू करी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टू डी इंडस्ट्रियलाइज द वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी परस्यू करी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। एंड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये क्यों किया था उन्होंने, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो बेटा ये हो गया आपके आंसर का इंट्रो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, कमियों की बात करनी, कि क्या कमियां थी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ठीक है, तो 2 शॉर्टफॉल्स यहां लिखना रह गया। द 2 शॉर्टफॉल्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर, शॉर्टफॉल्स है ना, इस तरीके से क्लाउड बनाया और 2 अलग अलग
हेडिंग लिख दी बेटा, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, पहली जो कमी थी वो क्या थी? लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। एंड सेकंड जो कमी थी वो क्या थी? लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब बेटा इस तरीके से प्रेजेंट करने से क्या होगा? जब आपकी कॉपी है ना वो चेकर देखेगा तो क्वेश्चन क्या है? टू शॉर्टफॉल्स। अब आपने अपनी कॉपी में इस तरीके से प्रेजेंट करते हुए आपने उसको पहले ही बता दिया कि मुझे आते हैं। उसने हेडिंग पढ़ी, बहुत अच्छी तरीके से आपके आंसर थे, है ना, आंसर का स्ट्रक्चर पढ़ा, इंट्रो पढ़ा, और आपने दो अलग अलग चीजें उसको अलग से हाईलाइट कर दी, ठीक है। तो बेटा आपका काम 90% खत्म हो गया। हो सकता है कि वो आपके आंसर्स पढ़े भी नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखिए और आपको पूरे मार्क्स दे दे। क्यों? क्योंकि वो जो चीज देखना चाहता है, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, वो चीज आपने अपनी कॉपी में अलग से दिखा दी, ठीक है। चलो अब देखते हैं इन दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो हेडिंग डाल दी लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ब्लैक पेन से, और एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रिटिशर्स नेवर एनकरेज्ड सेटअप ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड इंडिया टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर देयर कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट। कि ब्रिटिशर्स ने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को कभी भी एनकरेज नहीं किया कि वो इंडिया में सेटअप हो। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया वाले ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट रहे हमेशा फॉर देयर कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर ब्रिटिशर्स था, ठीक है, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत लिमिटेड एरियाज में था, ठीक है। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज कन्फाइंड टू सम इंडस्ट्रीज ओनली लाइक जूट, कॉटन एंड टेक्सटाइल। मतलब हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज होती थी वो बहुत लिमिटेड होती थी, कि जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे सेक्टर्स में काम नहीं करते थे। तो ये भी था हमारा एक शॉर्टफॉल। तो दो शॉर्टफॉल बता दिए हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी आया है और आपका पीवाईक्यू भी है। अंडरस्कोर सम ऑफ इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको इकोनॉमिक चैलेंजेस बताने हैं, कब के? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब भारत देश आजाद हो रहा था तब आपको ये बताना है कि क्या क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस थे हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट मैंने कैसे किया है कि हिस्टोरिकल वे में इसको स्टार्ट कर दिया, हिस्टोरिकली कनेक्ट कर दिया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस के समय पे पूछा है, लेकिन मैंने उसको हिस्टोरिकल कनेक्ट कर दिया कि 200 साल के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बाद, है ना, आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के समय इंडिया एज अ नेशन was confronting many economic challenges which are as follows, ठीक है। मैंने इस इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि 200 साल के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बाद भारत, है ना, भारत के सामने एक देश की तरह, एक देश के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस सामने खड़े थे, जिसमें से कुछ हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको स्टार्ट किया। पहला, अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बात करी आपसे कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं था, हम बहुत लिमिटेड एरियाज में ही काम करते थे, तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो अंडर डेवलप था, ठीक है। तो हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करना है? डाइवर्स करना है, डेवलप करना है, ठीक है। तो द मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंज वॉज टू डेवलप अ डाइवर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकॉज अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज कन्फाइंड टू जूट, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये एक पहला इकोनॉमिक चैलेंज था हमारे सामने। सेकंड जो था वो ये था, ओवरबर्डन एंड स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। मैंने हेडिंग कुछ इस तरीके से यूज करी है बेटा कि अगर कोई उस हेडिंग को पढ़ ले सिर्फ, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये उसको समझ में आ जाए, ठीक है। ओवरबर्डन का मतलब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। मतलब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी जो वर्क फोर्स थी
वो बहुत ज्यादा किसमें थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में थी, तो वो ओवरबर्डन था। और स्टैग्नेंट, कि हमारे एग्रीकल्चर जो आउटपुट है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा था, उसमें ग्रोथ नहीं थी, वो एक स्टैग्नेंट वे में एक सेम लेवल पे चल रहा था, कोई उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो बेटा मैंने उस तरीके से उस हेडिंग को यूज किया है कि अगर चेकर सिर्फ हेडिंग पढ़ लेगा, ठीक है, तो उसको कंटेंट का अंदाजा हो जाएगा कि इस कंटेंट में या इस पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा होगा या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ओवरबर्डन एंड स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। अब पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्लियरली शोज द ओवर डिपेंडेंस ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड स्टिल आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज लो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये साफ बताता है कि हमारा जो वर्क फोर्स था वो किस पे डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, लेकिन इसके बावजूद हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या थी, लो थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इट वाज अ ह्यूज चैलेंज टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। ठीक है, एज वेल एज जनरेट अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अदर सेक्टर्स। और क्या चैलेंज था कि एक तो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, दूसरा कि अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अदर सेक्टर्स में हमें प्रोड्यूस या जनरेट करना है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, थर्ड भी पढ़ लेते हैं बेटा। ये ओवर राइटिंग है, बट ये ओवर राइटिंग मैंने आपके लिए की है। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को यहाँ खत्म करता, मुझे पूरे मार्क्स मिलते, लेकिन मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं होता आई रिपीट तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म कर देता, क्योंकि 2 पॉइंट है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है आप लोग के लिए, ताकि अगर आप कोई पॉइंट भूल जाओ तो इसको भी आप शामिल कर लो। ठीक है, तो तीसरा है वीक एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, अब वीक एक्सपोर्ट सेक्टर से मैं ये बताना चाहता था कि हमारा जब देश आजाद हो रहा था तब हम लोग एक एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री जरूर थे, लेकिन एक्सपोर्ट में जनरली हमारे क्या होता था, रॉ मटेरियल्स होते थे। ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर कंट्री बन के रह गए थे हम लोग। तो वीक एक्सपोर्ट सेक्टर से मेरा मतलब ये है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज एक्सपोर्ट कंप्राइजेज मोस्टली रॉ मटेरियल। ठीक है, ऑल्दो इंडिया वाज अ एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री, बट इट वाज अ ह्यूज चैलेंज टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो आई होप कि ये आंसर भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। बेटा ये डेमोग्राफिक ना वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस साल के सैंपल पेपर में भी है, लास्ट ईयर भी था, है ना, सैंपल पेपर नहीं, लास्ट ईयर मेन पेपर में था। तो यहां से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है सीबीएसई। अब बेटा इस क्वेश्चन को मैंने अलग तरीके से स्टार्ट किया है, अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। कैसे किया है, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो ये है कि क्वांटिटेटिव अप्रेजल बताने हमें, है ना, क्वांटिटी बतानी है किसकी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। मतलब हमें नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है कि इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कॉलोनियल पीरियड में क्या था। तो बेटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, अब एक बात याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड दिखे जिसको आप डिफाइन कर सकते हो तो इंट्रोडक्शन में उसकी डेफिनेशन लिख देना। जैसे डेमोग्राफिक मींस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ अ पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक किसी पॉपुलेशन, है ना, डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, एक पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब कि उसको नंबर्स में आप बता रहे हो कि इस पॉपुलेशन में इतने ये लोग हैं, ये मतलब स्टैट वाइज एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग colonial period, India's demographic indicators were in dilapidated state. Some of them are as follows. बेटा ये अलग से एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, पीवाई की चेक करोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, तो मैंने वही लाइन उठा के यहाँ पे थोप दी, मेरे को याद थी तो मैंने वो उठा के यहाँ पे चेप दी। ठीक है, ड्यूरिंग colonial period, India's demographic indicators were in dilapidated state. Some of them are as follows. ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि कौन कौन से डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स थे, उनको क्वांटिटी में बताना है। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है।
आपके सामने दो प्रॉब्लम है। पहली कि आपको अगर वो फिगर्स याद नहीं है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर याद है तो फिर क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो पहला इंडिकेटर है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या है? एवरेज एज अ पर्सन इज लिविंग इन अ कंट्री। बेटा आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो बना सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे मुझे याद नहीं थी तो मैंने बना दी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन एक देश में कितने साल तक एवरेज जी रहा है ना, एक एवरेज एज क्या है? तो एवरेज एज अ पर्सन इज लिविंग इन अ कंट्री, ठीक है, विच वॉज वेरी लो एंड फॉल डाउन टू 32। बेटा इस 32 को आपको हाईलाइट करना है। अंडर ब्रिटिश रूल मतलब हमारे देश में ब्रिटिशर्स के टाइम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी थी? बेटा सिर्फ 32 थी। मतलब ये बहुत ज्यादा कम है कि अगर एक बंदे ने हमारे देश में जन्म लिया तो वो एवरेज कितने साल तक जी रहा है? सिर्फ 32। ठीक है, फिर 32 ईयर्स की एयर में उसकी डेथ हो जा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट रेफर्स टू चिल्ड्रन डाइंग पर 100,000 बिफोर बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब 1 साल से कम उम्र में, है ना, कितने बच्चों की डेथ हो गई? 1,000 में से। 1,000 बच्चों में ऐसे कितने बच्चे थे जो 1 साल से पहले ही मर गए? ठीक है, तो इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बेटा ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा होता था। क्यों होता था उसके रीजन लिख दिए मैंने ये 250 मुझे याद था तो मैंने लिख दिया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 250 होता था अंडर ब्रिटिशर्स, जो बहुत ज्यादा हाई है कि 1,000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें से 250 बच्चे 1 साल से पहले ही मर गए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, 1/4 हो गया ये। 25% बच्चे पहले ही डेथ हो गई, तो ये बहुत ही ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो उनका पालन पोषण नहीं हो पाया। ठीक है, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, और फेमाइंस की प्रॉब्लम थी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे फेमाइंस बहुत तेजी से आ रहे थे, बार बार फेमाइंस आ रहे थे। फेमाइंस का मतलब क्या होता है? भूखमरी। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। अब अगले इंडिकेटर में मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको नंबर याद नहीं है तो किस तरीके से आपको लिखना है। तो बेटा डेथ रेट जो था वो बहुत ज्यादा हाई था। अब कितना था मान लो ये नहीं पता अपने को, तो कैसे लिखेंगे? द डेथ रेट वॉज ऑल्सो वेरी हाई अंडर ब्रिटिश रूल ड्यू टू मल्टीपल रीजंस लाइक पॉवर्टी एंड फेमाइंस। ठीक है, मुझे नहीं याद है कि डेथ रेट कितना था, तो मैंने क्या लिख दिया कि डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था। क्यों था वो लिख दिया कि पॉवर्टी, फेमाइंस और बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इन क्वेश्चन के आंसर लिखता बेटा, अगर मैं आंसर लिखता तो। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। बेटा अगर ये वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की हो तो प्लीज लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट बहुत ज्यादा प्रीशियस है मेरे लिए, है ना। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं अगर आप कमेंट करते हो एक अच्छा सा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल अगर नहीं किया तो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।